आज की क्लास में ये जो 1 घंटे की अपनी क्लास होगी, हम पेपर डिस्कशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें कुछ +1 का पार्ट था, कुछ +2 का पार्ट था। तो जो कैपेसिटेंस पे जो क्वेश्चन है 14 और 3 17, 25 में से 17 सवाल आपके कैपेसिटेंस पे हैं। तो आप लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। पूरा पेपर तो क्या, जो डाउट्स हैं वो। आपने कौन सा पूछा भाई? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरुआत कर रहे हैं। 3 आइडेंटिकल चार्ज कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड। तो इनिशियली चार्ज कैपेसिटर आपको दे दिए, इनिशियली चार्ज कैपेसिटर, और फिर उनको कनेक्ट किया है। पहले पे है इधर प्लस इधर माइनस। पहले वाले में एक साइड प्लस है, एक साइड माइनस है। और जो चार्ज है वो आपको दिया है 100 माइक्रोकूलम, यानी कि इधर 100 माइक्रोकूलम और इधर -100 माइक्रोकूलम। ये पहला कैपेसिटर है। दूसरे पे भी 100 है, इधर प्लस है इधर माइनस है, 100 माइक्रोकूलम एंड -100 माइक्रोकूलम। और तीसरे में कुछ उल्टा कनेक्शन है। थर्ड वन में अगर देखूं तो तीसरे में इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है। -100 माइक्रोकूलम एंड +100 माइक्रोकूलम। एक स्विच यहां दिया हुआ है, दैट इज K1, और एक स्विच आपको यहां दिया हुआ है K2। और ये पूछा है कि स्विचेस को कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर। ये आपका थर्ड कैपेसिटर है, इस पे कितना कैपेसिटेंस होगा। और तीनों आइडेंटिकल है, 5-5 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर। क्या हमने पहले पढ़ रखे इनिशियली चार्ज कैपेसिटर्स? कई दिन पहले भी पढ़े थे तो हमने। यस सर। इसमें केवल एक ही काम करना होता है, आफ्टर कनेक्शन क्यू चार्ज फ्लो करवा दो स्टेबिलिटी आने तक और केवीएल लगा दो। पढ़ा था ना ये हमने, ध्यान है? मान लो ये आपने कनेक्ट किया, ये आपने कनेक्ट किया, और मैं कहता हूं पूरे में क्यू फ्लो करके चला गया और कुछ नहीं करना। पूरे में भाई क्यू चार्ज फ्लो करके चला गया और तो कुछ करना ही नहीं है। अब नए चार्जेस लिखवाओ सभी पे। इस 100 में से क्यू निकला तो 100 माइनस क्यू हो गया। या इस -100 पे क्यू आया तो -100 प्लस क्यू। यहां 100 में से क्यू निकला 100 माइनस क्यू। फिर ये -100 पे क्यू आया तो -100 प्लस क्यू। यहां 100 में से क्यू निकला 100 माइनस क्यू, और -100 पे प्लस आया तो -100 प्लस क्यू। फाइनल चार्जेस लिखने आ गए हैं क्या आपको सभी प्लेट्स पे? यस सर। है ना? अब ये चेक कर लो, आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट मिलेंगे। यहाँ 100 माइनस क्यू है, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या मैं इसको भी 100 माइनस क्यू लिख सकता हूं? यस सर। दूसरा भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ 100 माइनस क्यू है, तो अगर मैं इधर से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या मैं इसको 100 माइनस। सारे अपोजिट है सर। हाँ सारे, ये तो उत्तर लिख लेते हैं ताकि हम केवी लगाएंगे। यहाँ भी मैंने माइनस कॉमन लिया और ये 100 माइनस क्यू। अब मैं तीनों कैपेसिटर्स के पास पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं कि आफ्टर स्टेबिलिटी, जब ये रुक चुका है, स्टेडी स्टेट आ चुकी है, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्यू बाई सी। 100 माइनस क्यू अपॉन 5 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। ये आपका पहला। दूसरे में देखो, इधर प्लस बनाया आपने, जिस तरह आप देख रहे हैं, आपकी मर्जी है, जिधर से आप कॉमन ले उसके हिसाब से दिखा सकते हैं। ये प्लस ये माइनस, और ये है 100 माइनस क्यू अपॉन 5। और तीसरे में ये प्लस ये माइनस और 100 माइनस क्यू अपॉन 5। चलो अब इसमें केवीएल लगाते हैं। अब इसमें हम लगाते हैं केवीएल। पहली एंट्री माइनस से, तो प्लस का 100 माइनस क्यू अपॉन 5। दूसरी एंट्री भी माइनस से, तो दोबारा यही आएगा, तो 2 टाइम्स हो गया। और तीसरी एंट्री, पहली भी माइनस से, दूसरी भी माइनस से, तीसरी भी माइनस से, एक और प्लस का आ गया, तो ये 3 टाइम्स हो गया। बताओ केवीएल की इक्वेशन बनानी आ गई? यस सर। तो ये तो बड़ा सीधा ही दिख रहा है। इट इम्प्लाइज दैट Q इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम में।
यानी कि जो चार्ज ट्रेवल कर गया वो 100 माइक्रोकूलम है। अब देखो फाइनल डायग्राम, मुझे तो केवल इस पे बताना है ना, थर्ड पे पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप Q की वैल्यू 100 रखोगे तो 100 माइनस 100 कितना चार्ज हो गया इस पे? 0। यहाँ भी 0 0 0 है, तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस भी बिल्कुल 0 ही हो जाएगा। अब इस सवाल में अगर देखें तो कोई नया काम इतना कुछ था नहीं, हाँ बस आंसर जरूर नया है जिस तरह से इसका आंसर आया। सबसे पहले ना आप डाउट्स इनमें से बता दो जो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर लिखे हैं, ताकि एक बार कैपेसिटेंस वाले डाउट्स तो क्लियर हो। क्या ये समझ आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, बताओ जी आगे बताओ। 18 है एक को। क्या क्वेश्चन नंबर बोला है क्या कोई? 18। एक सेकंड अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे मैं आता हूं अभी। 18 कैपेसिटेंस पे है क्या? सर्कुलर पे। मैं सर्कल पे, मैं अभी आ रहा हूं उन पे। मैं एक बार पहले इसको फिनिश कर दूं, 12th वाला पार्ट। इनमें से बता दो आप 1 से 14 और 21 22 24, फिर हम उन पे आएंगे। इनमें जो और कोई और भी भाई कोई बच्चा बोले जिन 21। कौन था? 21। क्वेश्चन नंबर 21। अरे 21 भी किस पे है? 21 कैपेसिटेंस पे नहीं है ना, हटाओ। 21 भी अभी करवाता हूँ। 21 भी नहीं है कैपेसिटेंस पे। 22 24 22 में गलत हो गया तो देखना पड़ेगा कैसे। 22वां जो है आपको एक सर्किट दिया है। क्या हमने दो तरीके सीखे हुए हैं, नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस? यस सर। आपका मन करे उससे कर सकते थे आप। आपको केसीएल लगाना भी सिखा रखा है, आपको केवीएल लगाना भी सिखा रखा है। मन करे आप उससे कर सकते थे। ठीक है, आपके सॉल्यूशन में शायद हाँ उन्होंने शायद नोडल एनालिसिस किया है, केसीएल से किया। आप जैसे ट्राई करो। कर लोगे कि मैं करवाऊँ बताओ? कर लूंगा सर। ठीक है, ये कर लेंगे आप। 11th बताना सर। 11th कौन सा पूछा आपने? 11th पूछा है? यस। ठीक है, और 23। एक मिनट। सवाल नंबर 11 देखो, इसको मिटा देता हूं मैं। वैसे आप जब कैंपस प्रो पे करते हो तो क्या आपको आपका स्कोर भी दिख जाता है करने के बाद? नहीं सर, सब डाल देते रिजल्ट तब दिखता है। बाद में पता लगता वैसे ही वहां पे डालते हैं, मतलब वहाँ एट द स्पॉट नहीं दिखता जैसे आप उसको सबमिट करते हो तो? नहीं सर, मतलब सही टेस्ट के 2-3 घंटे बाद अगर कोई डाल देते हो तो वहां पे तो दिख जाते हैं। ठीक है, वैसे हुआ कैसा है पेपर आपको? जैसे आप बोल रहे हो कि तो लगभग कैसा लगा है? क्या फिजिक्स में जैसे 25 में से कितने क्वेश्चंस आपको लगा कि हाँ हो पा रहे हैं, कंफर्टेबल से थे? अगर मैं इनकी बात करूं 14 और 2 16, कैपेसिटेंस के 16 सवाल हैं 25 में से। ये कैसे हो रहे थे? सर फिजिक्स में 5-6 गलत हो गए टोटल। नहीं, अब मुझे ये बताओ 5-6 जो गलत हुए हैं, पहले ये 12th वाले पोर्शन में कैसा स्कोर रह पाया आपका ये 16 सवालों में? क्योंकि हमने ज्यादा टाइम तो इसी में लगाया है ना। क्या कैपेसिटेंस में भी गलतियां हुई हैं? 1-2 क्वेश्चन वो नहीं होनी चाहिए थी, वो एक्चुअली वहां पे हमें 100% स्कोर चाहिए। चलिए 11 देखते हैं। 11 इन्होंने पूछा है 3, देखो ये एक कैपेसिटर है, मान लो इनिशियल कैपेसिटेंस इसका C0। अब आपने क्या किया, इसमें कुछ इस तरह से मीडियम भर दिए। आधे में तो 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नीचे 3 और 6। What should be the dielectric constant of a material which when fully filled? अच्छा, ये तो K इफेक्टिव समझ में आ रहा होगा सवाल आपको क्या बताना था यहाँ पे, कि अगर इन सब की बजाय मैं एक ही मीडियम डाल दूं तो कितना होगा। पहले इस ऊपर वाले का बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा C0 की टर्म्स में? 6 टाइम्स एप्सिलॉन A/2 अपॉन D। D तो पूरा है, हो जाएगा। तो
एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई टू है तो 6c0/2 हो गया ये। और नीचे वाले जो है ना उनमें a बाई टू और d बाई टू से 2 भी घटेगा तो ये शायद 3c0 और ये आपका 6c0 और ये ऊपर बना आपका 3c0। तो क्या आपको ये अरेंजमेंट समझ आया कि ऊपर तो एक 3c0 लगा हुआ है और नीचे एक 3c0 और 6c0 है, ये वाला अरेंजमेंट है। हाँ जी, जिन्होंने डाउट पूछा था, किरण आपने पूछा है, किसने पूछा है डाउट? सर मैंने पूछा। हाँ तो ये बताओ, ये इससे ये बनाना आ गया क्या, कैसे बनाया? अब 6 और 3 सीरीज में 2 तो ये आपका 3c0, ये आपका 2c0 एंड 3c0 एंड 2c0 इज 5c0। और इसकी बजाय अगर मैं पूरे में एक ही मीडियम भर दूं, पूरे में एक ही मीडियम भर दूं तो बनेगा kc0, k इफेक्टिव c0। तो आप कंपेयर करते हो तो k इफेक्टिव आपका निकल के आया 5। बताओ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, देखो मुझे लगता है कि मैंने आपको बताया था कि जेई में ये इस तरह के जो सवाल हैं कई बार ये इफेक्टिव की टर्म्स में आ जाते हैं, और आज इन्होंने मतलब पेपर में ये वर्ड तो नहीं यूज किया इफेक्टिव, लेकिन उस तरह का ही क्वेश्चन बना दिया कि भाई क्या डालें पूरे में इस तरह से। चलिए इसके बाद आप बोलिए कैपेसिटेंस में और कोई डाउट बचा हो तो इस पेपर में बचे होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे हो गए होंगे, आप पूछ लीजिए भाई। 7th क्वेश्चन। 7th, एक सेकंड में देखता हूँ 7th। Question number 7th. The plates of a parallel plate capacitor are charged up to 100 volt. देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। क्या इस पेपर में सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल कैपेसिटर पे सवाल आए हैं या केवल पैरेलल प्लेट ही है? हाँ भाई, आपने पेपर दिया था, पूछ रहा हूँ मैं, सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल आए हैं या पैरेलल प्लेट ही है? पैरेलल ही आए सर। और वो टॉपिक पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन सर वो नहीं आया इसमें, फिर वो कहाँ आएगा? वो कहीं भी नहीं आएगा फिर तो, वो एक्चुअली आ जाना चाहिए था शायद इसमें। चलिए देखते हैं ये 100 वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है एंड देन दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, ठीक है। 2 mm थिक प्लेट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। ऐसा करने के बाद 2 mm की प्लेट डाली गई एंड टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 1.6 mm। अभी तो ये D है, देखो मान लो इस पे चार्ज आ चुका है Q और -Q। डिस्कनेक्ट करने के बाद चाहे आप इसे दूर करो, क्या Q पे फर्क पड़ेगा? डिस्कनेक्ट करने के बाद बताओ। मैंने इनको बैटरी से कनेक्ट किया, 100 वोल्ट की बैटरी लगाई, उसके बाद डिस्कनेक्ट किया और फिर दूर किया, तो क्या चार्ज कांस्टेंट रहेगा कि पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ये बताओ। चार्ज, बिल्कुल चार्ज कांस्टेंट रहेगा। चार्ज अभी भी Q और -Q है, लेकिन ये कहता है कि आपने डिस्टेंस कितनी बढ़ा दी, सवाल नंबर 7, 1.6 mm। तो डिस्टेंस होगी D प्लस 1.6 mm। पहले जो D थी अब वो इतनी होगी, और इसके बीच में एक शीट डाल रखी है 2 mm थिक। एक डाइलेक्ट्रिक है कि मेटल है? डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। 2 mm की शीट डाल दी, लेकिन इन्होंने एक इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम बचा है। कुछ भी इन्होंने किया लेकिन शीट वीट डाल के डिस्टेंस बढ़ा के अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना लिया, 100 वोल्ट। तो आपको ये बताना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है प्लेट का। पहले तो ये बताओ, क्या समझ आ रहा है दोनों डायग्राम? यस सर। अब यहाँ देखो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D और इंटू V आपका है 100, इक्वेशन नंबर 1। अब आप यहाँ आओ, Q इज इक्वल टू, चार्ज सेम है, चार्ज स्टोर्ड। कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस लिखा जाएगा जो हमारा तरीका था, एप्सिलॉन A अपॉन D इफेक्टिव। कैसे लिखते? D इफेक्टिव टोटल D
डी प्लस 1.6 mm, टोटल डी माइनस टी माइनस 2 mm प्लस टी बाई के 2 mm बाई के। बताओ एक मिनट, यही मेथड था कि नहीं हमारा? टोटल डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ऐसा ही करते थे हम कैपेसिटेंस लिखने में। यस सर। और बाद में भी कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है 100। इक्वेशन नंबर 2, मुझे केवल के निकालना है, मुझे इन दोनों से किसी तरह के निकाल के लाना है। और कोई जानकारी है क्या इसमें? कुछ नहीं। तो बताओ भाई यहाँ से के सोल्व हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा इनसे के या नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। तो इन दो इक्वेशन से के सोल्व कर लेना, या फिर आपको सॉल्यूशन जो इन्होंने बना के दिया है वो भी इसी तरह से, इन्होंने क्यों नहीं लिखे, इन्होंने वैसे अलग अलग कंपैरिजन दे दिए। के आगे बढ़ूं? अगर इसमें कोई और डाउट हो तो मैं बताऊं, नहीं तो आगे बढ़ूं। चलो ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद और कोई कैपेसिटेंस में बचाओ तो बताओ, नहीं तो फिर मैं +1 वाले क्वेश्चंस पे चलता हूँ। कैपेसिटेंस में बचा है क्या और कोई डाउट? चलिए तो बताओ फिर, अगर इनमें सारे हो गए हैं 22 24 तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बता दीजिए आप +1 वाले पार्ट में कोई डाउट है? 18। अब जो हमारे सवाल हैं +1 से हैं 15 16 17 18 21 तक, 15 से 21 23 और 25, ये आपके +1 से। तो आपने पहला सवाल पूछा 18वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 देखता हूँ। पॉइंट P moves on a circle along a circle of radius r with constant speed v। देखो एक कोई पार्टिकल है, वो कांस्टेंट स्पीड v से घूम रहा है, इस तरह का है। इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एनी फिक्स्ड पॉइंट ऑन द सर्कल विल बी। सर्कल पे कोई फिक्स पॉइंट लिया, सर्कल पे कोई फिक्स पॉइंट, समझ रहे हो क्या क्या लिखता है ये? हाँ भाई ये लाइन समझ रहे हो क्या? सर्कल पे फिक्स पॉइंट ये कह रहा है कि जैसे आप सेंटर के अबाउट अक्सर बताते हो ना, सेंटर के अबाउट की एंगुलर वेलोसिटी इतनी है, तो इसने लिखा है इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एनी पॉइंट फिक्स्ड ऑन द सर्कल। सर्कल तो ये है ना, ये पूरा, इस पे कहीं भी कोई आपने फिक्स पॉइंट लिया, उसके अबाउट आपको बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है। मैं इसका मतलब बताता हूं, जैसे ये सेंटर है, ये सेंटर है, लेकिन आपका ऑब्जर्वर आपने यहां बैठा दिया, समझ आ रहा है? अब मान लो मैं तो सेंटर के रेस्पेक्ट में ओमेगा बताता हूं, ये किसी वक्त यहां पहुंच गया, तो सेंटर पे अगर कोई बैठा होगा तो वो तो कहेगा कि भाई ये थीटा एंगल टर्न कर गया, आर इसका रेडियस है, ठीक है। मान लो टी टाइम में, टी बराबर 0 टाइम में, तो मैं थोड़ा सा ही चलाता हूं, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा ही चलाया, टी बराबर dt टाइम पे यहां आ गया, समझ गए हो गया? ये डायग्राम समझे आप थोड़ा सा जो मैंने बनाया? यस सर। ठीक है, तो अब जो सेंटर के रेस्पेक्ट में अगर आप बोलते हो तो ओमेगा होगा d थीटा बाई dt, d थीटा बाई dt, या फिर आप इसको ये भी लिख देते हो v बाई r, पढ़ा है ना हमने, v बराबर ओमेगा r अबाउट द सेंटर। यस, ठीक है। अब बात आती है कि किसके रेस्पेक्ट में, कोई जैसे ये लिया हमने, कोई भी एक, ये कह रहा है किसी पॉइंट के और, तो हमको एक आसान सा पॉइंट लेना जहां से हम देख पाए कि भाई कितना टर्न हुआ। अब ये जो ऑब्जर्वर है ये क्या कहेगा
इसको यूं लगेगा कि भाई जैसे जैसे सेंटर वाले को यूं लगा है ये वेक्टर इतना टर्न हो गया, ऐसे इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये जो वेक्टर है, ये मैं एक हल्का सा रेड कलर यूज कर रहा हूं, ये वेक्टर यहां पहुंच गया और मान लो ये एंगल है डी थीटा डैश, डी थीटा डैश, तो ये ऑब्जर्वर जो ओमेगा डैश बताएगा वो बताएगा डी थीटा डैश अपॉन डी टी। एक बार बताइए क्या ये समझ आया डायग्राम? यस। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का जो मतलब है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको लेके चल रहे हैं। तो अब इन्होंने पूछा है कि हाँ यहाँ जहाँ ऑब्जर्वर बैठे हैं यहाँ से देखेंगे तो रेडियस तो अलग अलग हो जाएगा ना, एक में तो जो सेंटर से जा रहे हैं 2r। हाँ तो कोई नहीं, तो मैं कब कह रहा हूँ कि ओमेगा सेम होगा, हमने कभी नहीं कहा ओमेगा सेम होगा, इसकी लंबाई बड़ी है इसकी लंबाई अलग है, छोड़ो उसको, एंगल कितना टर्न हुआ वो देखना है ना हमें। क्या हमने दोनों सेम थोड़ी लिए डी थीटा और डी थीटा? भाई पहली बात आप ये बताओ कि ये इक्वेशन क्लियर है, ये वाली इक्वेशन? यस सर। मैंने क्या इसको v बाई आर थोड़ी लिखा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है v बाई आर, मैं तो सेंटर के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला जानता हूँ v बाई आर, ये तो मुझे पता ही नहीं क्या आएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2, इतना क्लियर। अब आप ये सोचिए कि डी थीटा डैश कैसे निकलेगा, डी थीटा की टर्म्स में डी थीटा डैश कैसे निकलेगा। देखो इस ट्राइंगल में आओ, इस ट्राइंगल में क्या ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है कि नहीं? क्या दोनों रेडियस हैं r और r? वही ऑब्जर्वर O है, ये पार्टिकल P है। आप ट्राइंगल COP की बात कीजिए, COP, क्या CO बराबर OP दोनों बराबर है कि नहीं? है ना, दिख रहा होगा या इसमें डाउट है? बोलो भाई। CO एंड CP सॉरी CP बराबर है ना, दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल है तो दोनों के सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, तो ये डी थीटा डैश है तो ये भी कितना होगा? यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। अब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो क्या डी थीटा को मैं डी थीटा डैश प्लस डी थीटा डैश क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम्स, ठीक है, इसमें मैंने पुट किया डी थीटा की जगह 2 टाइम्स डी थीटा डैश अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल टू वी बाई आर, और यहां से डी थीटा डैश अपॉन डी टी ये निकल के आ रहा है वी बाई 2r। और क्या ये ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू ओ है कि नहीं? ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू ओ, यस सर, ये आ गया v बाई 2r। तो एक्चुअली ये जो सवाल है, पहले तो आपको अपना ऑब्जर्वर इस तरह से चूज करना था कि आपके लिए ट्राइंगल ऐसी बने। आप मानने को ऑब्जर्वर यहाँ भी मान सकते थे, यहाँ भी, कहीं भी, लेकिन ऐसा मानना था जहां से मैं ये रिलेशन ढूंढ पाऊं, निकल कहीं से भी जाएगा, लेकिन इस तरह से ऑब्जर्वर माना तो आसानी से ऑब्जर्वर उन्होंने बोला है सर्कल पे कहीं भी रख लो। और दूसरी बात इस सवाल की इंपॉर्टेंस ये भी है कि एंगुलर वेलोसिटी का असल मीनिंग क्या होता है वो दरअसल इस सवाल में यूज हो रहा है बजाय कि रिलेशंस के। और इस सवाल में कोई डाउट है तो बताओ इसी में पहले। तो मतलब हर पॉइंट पे सेम ओमेगा रहेगा सर्कल पे? एक मिनट, क्या 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 दोबारा बोलो। सर्कल में जैसे ओ पॉइंट लिया था वैसे कहीं भी पॉइंट लेंगे हर जगह ओमेगा सेम रहेगा। आप ये पूछना चाह रहे हो कि मतलब मैं कहीं और पॉइंट लेके करूं तो क्या तब भी आएगा? यस सर। पता नहीं, अभी देखते हैं, लेकिन जिस तरह की सवाल की लैंग्वेज है ना, जो सवाल में बोला गया है, जो क्वेश्चन बोला अबाउट एनी पॉइंट, तो उसके हिसाब से, क्योंकि कोई नन ऑफ दीज भी नहीं है, एक और पॉइंट लेके देख लेते हैं, करें एक और पॉइंट लेके? यस सर। रुको मैं मिटा रहा हूं इसको, फिर दोबारा से हम देखते हैं। सपोज ये आपका सर्कल था, मैं वो पॉइंट यहां मान रहा हूं, कहीं और मैंने माना है, बिल्कुल जनरल ना लेके कहीं और आपका ये पार्टिकल यहां था t इक्वल टू 0 पे, और ये यहां पहुंच गया, ये सेंटर पॉइंट है, t इक्वल टू dt टाइम में, t इक्वल टू dt टाइम में ये यहां पहुंच गया, यहां से
और ये यहाँ चला गया इस तरह से, और इसने एंगल कवर किया डी थीटा। तो विद रेस्पेक्ट टू सी, ये तो यहाँ लिखा ही हुआ है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, सेंटर के रेस्पेक्ट में तो ये होता ही है हमारा फॉर्मूला, ये वेलोसिटी v है, रेडियस r है ना भाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब मैं ओ दूसरा जो मैंने पॉइंट लिया है, अब मैं उसके रेस्पेक्ट में देखता हूं। एक बार बताओ यहां तक क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चन का डायग्राम? ओ से इनिशियल जो बनेगा वो ये वेक्टर बनेगा ये, और बाद में वो वहां पहुंच गया। तो ये जो वेक्टर टर्न हुआ है, ये जो वेक्टर टर्न हुआ है यहां, अगर मैं इसको कहूं डी थीटा डैश, अगर मैं इसको कहूं पिछली बार की तरह डी थीटा डैश, तो जो ओमेगा ओ के रेस्पेक्ट में होगा, ओमेगा डैश बोल देता हूं, यहां तक तो कोई बदलाव है ही नहीं। अब फिर दोबारा से आप बताओ डी थीटा और डी थीटा डैश में क्या रिलेशन है? डी थीटा और डी थीटा डैश में दिख रहा है क्या कहीं से रिलेशन? डी थीटा और डी थीटा डैश में अच्छा देखो, ये कोई आर्क है, ये आर्क बनी आपकी? यस सर। मुझे बताओ ऐसी कोई सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि एक आर्क सेम एंगल सबटेंड करती है या नहीं? ये तो नहीं होगी कोई प्रॉपर्टी, है कोई ऐसी प्रॉपर्टी? कौन सी? कि कोई आर्क होती है वो सेम एंगल सबटेंड करती हुई चलेगी सर्कल पे, सेमी सर्कल में होती है। सर ये सी वाली लाइन और ओ वाली लाइन पैरेलल है? सी वाली लाइन, हाँ ये सी से जो रेडियस जा रही है वो, और नीचे ओ से जो ये लाइन जा रही है। एक मिनट में पहले तो ये हटाऊं, ये तो मैंने अभी वैसे ही ज्वाइन कर दिया था। हाँ अब बताओ कौन सी लाइन है? सी से जो रेडियस जा रही है हाँ वो ब्लैक लाइन, और नीचे ये रेड लाइन, ये पैरेलल है क्या? ये तो क्यों पैरेलल है? कोई ऐसा कारण तो है नहीं ना, नहीं है ये पैरेलल, ये पैरेलल होने का कोई रीजन है नहीं इस तरह से। चलो इसको मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। मान लो जब ये यहाँ पहुंचेगा, इधर देखिए, यहाँ देखते हैं, हम जस्ट वेरीफाई कर रहे हैं अपने पार्ट को। जब ये यहाँ पहुंचेगा, वहां से आइडिया ले लेते हैं। मान लो dt टाइम में ये जो है यहाँ पहुंच गया, समझ रहे हो? मैंने यहाँ मान लिया जहां मेरे लिए थोड़ा सा समझना ज्योमेट्रिकली आसान हो जाए। अब देखते हैं कि कौन कितना टर्न कर गया। सी के रेस्पेक्ट में रेडियस वेक्टर कितना टर्न कर गया? सी को लगेगा कि पहले रेडियस वेक्टर इधर था और अब रेडियस वेक्टर इधर है, कितना टर्न कर गया? π/2, यानी कि डी थीटा फॉर सी जो आपका डी थीटा है दैट इज π/2। और अब बात आती है कि ओ के रेस्पेक्ट में देखें तो पहले ये यहां था, और अभी आपको दिख रहा है ये वेक्टर बनेगा पूरा, ठीक है? ये कितना टर्न कर गया? ये एंगल, तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये दोनों रेडियस है, तो क्या ये 45 है कि नहीं? यस सर। यानी कि अगर वो π/2 टर्न कर रहा है, तो फॉर ओ अगर आप देखते हो तो जो डी थीटा डैश है वो अगेन π/4 आ रहा है। कुछ बातें मैच तो हो रही हैं, लेकिन आपका सवाल भी एक ठीक है सवाल कि क्या हम हर पॉइंट के अबाउट ऐसा बोल सकते हैं। देखो ये अभी जो सवाल आया इसमें कोई नन ऑफ दीज ऑप्शन था नहीं, है ना? तो इन चार में से हमें कोई सेलेक्ट करना चाहिए। अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द सर्कल, हमने 2-2, 3-3 पॉइंट लेके देख लिए, क्या उनसे वेरीफाई हो रहा है कि नहीं आपका आंसर? ठीक है। अब आप कोई और जनरल सा पॉइंट लेके ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर क्वेश्चन हटाने की तो बात नहीं आएगी, बिकॉज ये यहाँ से आराम से आंसर मिल ही रहे इस तरीके से। चलो और बताओ इसके बाद। 25
एक मिनट, 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। When we first observe a wheel, ये है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे, जो क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। When we first observe a wheel, it is spinning clockwise. पहले वो क्लॉकवाइज घूम रहा था एट 30 रेडियन पर सेकेंड, 30 रेडियन पर सेकेंड पे क्लॉकवाइज घूम रहा है। बट व्हेन वी ऑब्जर्व इट 10 सेकेंड लेटर, इट इज स्पिनिंग काउंटर क्लॉकवाइज एट 30 रेडियन पर सेकेंड। देखो एक व्हील है, पहले वो यूं घूम रहा है, t बराबर 0 पे वो व्हील इधर की तरफ घूमने लग रहा है, एंड ओमेगा इनिशियल जो है दैट इज 30 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। बट 10 सेकेंड बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमता हुआ नजर आ रहा है, उसी जगह पे ओमेगा फाइनल जो है, अगर उसको मैं 30 बोलूं तो -30 हो गया है ना। एक कोई भी आपने डायरेक्शन पॉजिटिव मानी, 10 सेकेंड बाद ये ऐसा है। अच्छा, एज्यूम दैट द व्हील्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इस दौरान जो एंगुलर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, बताओ। अगर ये व्हील यूं जाते जाते और यूं घूमने लगा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? भाई कोई चीज आगे चल रही थी और वो थोड़ी देर में पीछे आने लग जाए तो एक्सेलरेशन आगे थी या पीछे थी? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में थी, यानी कि जो एक्सेलरेशन थी अल्फा वो ऐसे थी, वो अल्फा इधर की तरफ थी कुछ भी। तो ये क्या लिखता है इसमें, हाँ, और ये इसमें लिखा है कि हमारा फील्ड ऑफ व्यू देखने का चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज घूमती हुई चीज एंटी क्लॉकवाइज अपने आप बन जाती है अगर आप दूसरी साइड से देखोगे। कोई चीज क्लॉकवाइज टर्न कर रही है एक साइड से, अगर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लिया तो दूसरी साइड से वो कैसा नजर आएगा? कोई चीज अगर आपको क्लॉकवाइज घूमती हुई दिख रही है और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लिया तो मेरे लिए वो कैसी बन जाएगी थोड़ी देर में? एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो क्या? इस पॉइंट का ध्यान रखना, इसमें बोला है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं हुआ है। अगर क्वेश्चन में बोला है ना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है तो अपने आप ही डायरेक्शन पलट जाती है बिना किसी रिटार्डेशन के, इस तरह का काम रहता है। क्या ये पॉइंट समझ आया जो मैंने अभी बताया? ये वाला पॉइंट बोलो एक बार, जो मैंने अभी लास्ट में पॉइंट समझाया, क्या वो समझ आया आपको? तो आपको बताना सर। दोबारा बताता हूँ। कोई व्हील क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये 30 से आपको क्लॉकवाइज एंटी यूं दिख रहा है, इसमें कोई रिटार्डेशन मत दो, आप दूसरी साइड पीछे जाके देखने लग जाओ तो वो जो एक साइड से आपको टर्न क्लॉकवाइज नजर आ रहा था, मैं पीछे जाऊंगा तो मेरे लिए वही टर्न मुझे दिख रहा है, अब ये मेरे लिए यही टर्न कैसा बन गया है? एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके लिए तो किसी रिटार्डेशन की जरूरत नहीं। अगर यूं होता ना 10 सेकंड बाद मैं उठ के इधर आ गया और व्हील एंटी क्लॉकवाइज 30 से चल रहा है, यानी कि कोई रिटार्डेशन नहीं हुआ, वो तो वैसे ही दिखेगा मुझे। समझ आया कि नहीं आया ये पॉइंट? यस सर। लेकिन इसमें लिखा है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं हुआ है। Assuming that the wheel continues with the same constant angular acceleration, what would be its angular displacement over the next 10 सेकेंड? ये कह रहा है 10 से लेके और 20 सेकेंड तक इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। चलिए देखो, अब सुनो, ये इधर की तरफ अगले 10 सेकेंड पे जा रहा है तो मैं थोड़ी देर के लिए इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ। ये कौन सी डायरेक्शन? ये वाली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना तो ओमेगा इनिशियल नेगेटिव हो गया, अल्फा पॉजिटिव हो गया, ओमेगा फाइनल पॉजिटिव हो गया। और अल्फा कांस्टेंट है तो क्या मैं ये रिलेशन ला सकता हूँ? ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। लगा सकते हैं ना हम ये, ठीक है। ओमेगा फाइनल है 30, ओमेगा इनिशियल -30 प्लस अल्फा पॉजिटिव है क्योंकि इसी डायरेक्शन में, और टी ये 10, 30 30 60 बराबर अल्फा इंटू 10। तो अल्फा मेरा कितना आ गया यहाँ से?
अल्फा आ गया 6 रेडियन पर सेकेंड। पहले तो बताओ एक स्टेप क्लियर हुआ? बोलो भाई, यहां तक समझ आया क्या? यस सर। अब सुनो, इसके बाद अब कहता है कि यहां से और अगले 10 सेकंड में, यहां से शुरू हो जाओ और अगले 10 सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब आप इसका यूज करो, थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये सारा डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव रखो। ओमेगा इनिशियल, अब ये जो ओमेगा फाइनल थी वो बन जाएगी ओमेगा इनिशियल अब से, तो ये 30 टी अगले 10 सेकंड की बात कर रहे हैं, प्लस हाफ, क्योंकि इधर ही अल्फा है तो अब ये पॉजिटिव लिया जाएगा, 6 और इंटू 10 का स्क्वायर। बताओ भाई ये समझ आया कि नहीं आया? 300 ये और 300 ये आपका बनेगा 600 रेडियन। क्लियर है? बोलो। यस सर। अब सुनो, इस सवाल में एक और अच्छे तरीके से इसको मैं आपको बताऊंगी, अगर थोड़ा चेंज करके देते, आंसर सेम रहता, लाइन थोड़ी चेंज हो जाती। इन्होंने लिखा है एज्यूम दैट द व्हील्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ड्यूरिंग 10 सेकंड इंटरवल एंड आवर पॉइंट ऑफ व्यू डज नॉट चेंज। इसमें यूं भी आ सकता था, 10 सेकंड लेटर if we observe the wheel from the other side, दूसरी साइड से अगर हम देखते हैं, it is again spinning clockwise at 30 रेडियन पर सेकेंड। पहले भी वो क्लॉकवाइज था और अब भी क्लॉकवाइज है। तो आप ये बताओ, इसमें पूछ ले आपसे अल्फा, यही सेम सवाल इस तरह से आ जाए, केवल अल्फा पूछने के लिए यूं आ जाए कि पहले वो 30 रेडियन पर सेकेंड से क्लॉकवाइज घूम रहा था, 10 सेकेंड बाद मैंने दूसरी साइड जाके देखा तो भी 30 रेडियन पर सेकेंड से क्लॉकवाइज घूम रहे, अल्फा कितना है? तो बताओ, 0 आंसर होगा या 6 होगा? 6। तो इस सवाल को थोड़ा और बेटर किया जा सकता था इस तरह की चीज ऐड करके, समझ रहे हो? क्योंकि आधे बच्चे उसमें फिर अल्फा 0 में फंस जाते हैं। तो ये स्पिनिंग में ध्यान रखना इस पॉइंट का। ये भी मैं आपको 20 बताना। कौन सा 20 बोल रहे हो क्या? यस सर। एक मिनट अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 चाहिए। ट्वेंटी में कहता है द फिगर शोज 3 सिचुएशंस इन्वॉल्विंग ए प्लेन दैट इज नॉट फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन है वहां, एंड अ ब्लॉक स्लाइडिंग अलोंग द प्लेन। तीनों बार ब्लॉक को एक ही प्लेन पर रखा गया, एक बार सीधा, एक बार ये डाउन द प्लेन आ रहे, और एक बार ये अप द प्लेन जा रहे। ये है। अब ये कहता है कि तीनों बार इसको सेम स्पीड इनिशियल दी गई और ये तब तक स्लाइड करेगा जब तक फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोक ना दे। तो रैंक द सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी ड्यू टू स्लाइडिंग, नेग्लेक्टिंग लॉसेस टू द ग्राउंड इन ऑर्डर टेकिंग द ग्रेटेस्ट फर्स्ट। देखो ये कहता है कि थर्मल एनर्जी मतलब ब्लॉक कितना गर्म होगा। एक होती है हीट एनर्जी, एक होती है थर्मल एनर्जी। इनमें क्या डिफरेंस है? ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बड़ी, वो थर्मल एनर्जी है, लेकिन अगर आप उसे टच करोगे थोड़ी देर में ब्लॉक गर्म दिखता है कि नहीं, वहां स्लिप करने की वजह से, है ना, वो हीट है।
वो हीट है कि आपने टच किया तो उससे आपकी तरफ बॉडी आई ड्यू टू, उससे आपकी बॉडी की तरफ एनर्जी आई ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, वो होती है हीट एनर्जी। समझ रहे हो क्या? जब तक उसके पास है थर्मल एनर्जी है, बाहर निकल गई है तो वो क्या है? हीट एनर्जी। समझ आ रहा है ये पॉइंट? यस सर। अब ये कहता है कोई लॉस नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, जो भी कुछ हो रहा है इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ रही है। फ्रिक्शन है तो मैकेनिकल एनर्जी नष्ट हो रही होगी और धीरे धीरे ये इसमें कन्वर्ट हो रही होगी। अच्छा आप देखो, सुनो, जब ये ब्लॉक है तो इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इसके पास थी और उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इसके पास थी। मैं एक रैंडम सी वैल्यू ले रहा हूँ 2 जूल, मान लो 2 जूल एनर्जी इसको दी और 2 जूल ही एनर्जी इसको दी। ये है, ये इसी हाइट पे चलता रहा तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज हुआ है क्या? नो सर, नहीं हुआ। पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं पहले 0 बोलूं ग्राउंड लेवल तो बाद में भी 0 ही है, और काइनेटिक एनर्जी बाद में कितनी है? रुक गया तो 0। लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी कितना आया? लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल इनका सम, लॉस कितना हुआ मैकेनिकल एनर्जी में? 2 जूल। एंड द लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन थर्मल एनर्जी, क्योंकि वही सब थर्मल के रूप में कन्वर्ट हुई है जो आगे हीट के रूप में बाहर निकलनी है। तो इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी, दैट इज पहले एग्जांपल में आपकी इंक्रीमेंट आई है 2 जूल। ठीक है, अब मैं चलता हूं दूसरे एग्जांपल में। दूसरे एग्जांपल में देखो, ये पहले से ही किसी हाइट पे है, तो मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 3 जूल थी और ये यहाँ आके रुका है, नीचे आके रुका है, सपोज रुका है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। और नीचे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी? 0। अब बताओ इसमें मैकेनिकल एनर्जी में कितना लॉस हुआ? 5। लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी 5, क्योंकि इसमें साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी नष्ट हो गई है, यानी कि इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी दैट इज 5 जूल। तीसरे केस में मैं चलता हूँ, सपोज ये थोड़ी हाइट पे जाके रुका, थोड़ी हाइट पे जाके, थोड़ी सी हाइट पे गया तो इस तरह गया कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0 थी और यहाँ 1 होगी, और रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0। अब बताओ लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? क्या 2 है पूरी लॉस? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी 2 थी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी 1 है, तो क्या कितना लॉस हुआ? 1 का। लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इज 1 जूल, यानी कि जो इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी है दैट इज अगेन 1 जूल। तो आप देखो ग्रेटेस्ट इंक्रीमेंट किसमें है? थर्मल एनर्जी में ग्रेटेस्ट इंक्रीमेंट दूसरे वाले में, उसके बाद पहले वाले में, और उसके बाद तीसरे वाले में। अच्छा, ये तो मैंने एग्जांपल लेके दिया, आप डायरेक्ट ऐसे सोच सकते थे। पहले केस में तो आपने मान ली थी ना 2 जूल है, तो आपने क्या अज्यूम करी थी, क्या ये एनर्जी तो आपने अज्यूम करी थी ना। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए अज्यूम किए, बिना अजम्पशन सुनो। पहला जो डायग्राम है उसमें केवल काइनेटिक एनर्जी थर्मल में कन्वर्ट हुई है कि नहीं? यस सर। तीनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी, ये क्वेश्चन में दिया है, तीनों की इनिशियल स्पीड सेम है, तीनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है। पहला जो केस है उसमें केवल काइनेटिक एनर्जी थर्मल में कन्वर्ट हुई है। दूसरा जो केस है उसमें काइनेटिक भी गई, पोटेंशियल भी गई, क्योंकि दूसरे में वो किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो जितनी काइनेटिक थी वो तो गई, थोड़ी सी पोटेंशियल और गई, तो क्या मैकेनिकल एनर्जी में लॉस पहले से ज्यादा हो गया कि नहीं? यस सर। यानी कि थर्मल ज्यादा बनेगी। तीसरे केस में काइनेटिक तो गई लेकिन बदले में कुछ तो पोटेंशियल आई होगी, कुछ तो ऊपर गया है, तो पूरा तो मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं हुआ जितनी काइनेटिक थी, कुछ तो मैकेनिकल के ही दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। यानी कि जो थर्मल, क्या हुआ? पूछना है कुछ? नो सर। तो बताओ, 1 मिनट, क्लियर हो गया ना इस तरीके से भी? यस सर। ये मतलब एक ऐसा लॉजिकल सा क्वेश्चन था जिसमें कोई एग्जाम्पल या ये सब लेने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे। सर हाँ, एक अलग क्वेश्चन है, जैसे 2 चीजों को रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। हाँ, तो हीट ज्यादा कब प्रोड्यूस होगी? जब मतलब कम दबा के ज्यादा वेलोसिटी से रब करेंगे तब, या फिर
कम वेलोसिटी से करे लेकिन ज्यादा फोर्स लगा के करते हैं तो? देखो फोर्स का कोई चक्कर नहीं है, एक सेकंड में आपको सेंड कर दूं, बता दूं। हाँ जी दोबारा बोलिए। आप कह रहे हो कि आपने जैसे हाथों को रब किया, एक बार आपने आपस में ज्यादा फोर्स लगा के आराम आराम से करेंगे तब ज्यादा हीट होगी, या फिर स्पीड बढ़ा के कम फोर्स लगा के तब? देखिए सबसे पहली बात, आप फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा लगा दिया एक दूसरे हाथ पे। हाँ। और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है काइनेटिक फ्रिक्शन μ/n होता है। यस सर। यानी कि अगर आपने फोर्स ज्यादा लगा दिया, नॉर्मल बढ़ा दिया तो फ्रिक्शन बढ़ा दिया। फ्रिक्शन वो डिसिपेटिव फोर्स है जो आपकी एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करवाएगा। क्लियर है? लेकिन अब सुनो, लेकिन आप हाथ धीरे धीरे चला रहे थे, धीरे धीरे, तो क्या इतनी काइनेटिक एनर्जी थी? नहीं थी ना, पहले काइनेटिक एनर्जी कम थी। तो फ्रिक्शन तो केवल उसी को तो कन्वर्ट करवा पाएगा। फ्रिक्शन तो केवल जितनी काइनेटिक है उसको ही तो हीट में कन्वर्ट करवा पाएगा थर्मल बढ़ा के। फ्रिक्शन ज्यादा है तो जल्दी कन्वर्ट होगी, लेकिन ज्यादा कन्वर्ट नहीं होगी। स्पीड ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो उसका अच्छा खासा पार्ट आपका हीट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन वहां समय लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन कम है। समझ आया? यस सर। ठीक है, अब बताओ भाई पेपर में कोई और प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए इन 25 सवालों में। बाकी हो गए, सभी के हो गए क्या? 21 बार बता दो। 21। वर्क एक मिनट। Question number 21. You wish to lift a heavy block through a height h by attaching a string of negligible mass to it. एक बार तो रस्सी बांध के सीधा उठाया और एक बार कांस्टेंट वेलोसिटी से लिया और एक बार इसे एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पे ले गए। Which one of the following statements is true? Magnitude of tension force in the string is smaller in case first than in case second. पहले तो टेंशन निकालते हैं। पहले केस में नीचे mg लग रहा है और ऊपर t, और आप कांस्टेंट वेलोसिटी से ले गए हो तो t बराबर mg। दूसरे केस में जब आप fbd बनाओगे, नीचे mg लगेगा, इधर नॉर्मल, इधर टेंशन। दूसरे केस में ये है, ठीक है। अब आप mg के टुकड़े कर दो, ये थीटा तो ये इधर होता है mg कोस थीटा और इधर होता है mg साइन थीटा। आप कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जा रहे हो तो अलोंग द प्लेन आप फोर्स बैलेंस करोगे तो t बराबर mg साइन थीटा। ये तो t बराबर mg है और इधर t बराबर mg साइन थीटा है। साइन थीटा तो एक से छोटा ही होता है, एक्यूट एंगल है यहाँ थीटा। यस सर। यानी कि ये वाली t स्मॉल होगी और ये जो t है ये लार्ज। अब आपका पहला ऑप्शन क्या कहता है? ए ऑप्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन फोर्स इन इज स्मॉलर इन फर्स्ट। पहला ऑप्शन गलत हो गया, समझ आया ना? फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया आपका। उसके बाद वर्क के हैं बाकी ऑप्शंस। एक डी ऑप्शन पे आओ पहले, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्मॉलर इन केस सेकंड। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क सेम है क्या? दोनों बार एच हाइट पे ले गए तो चेंज इन जीपी सेम है एंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जीपी में चेंज सेम है तो उसका नेगेटिव भी सेम होगा, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है। समझ गए हो? अब बचा केवल टेंशन का वर्क। वर्क डन बाय द ऑन द ब्लॉक बाय द टेंशन फोर्स, बी ऑप्शन कहता है सेम है और डी में कह रहा है छोटा बड़ा है। बस ये हमें चेक करना है। देखो स्लोली लेके जा रहे हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां वर्क डन बाय टेंशन mg और नॉर्मल दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ समझ आया? यस सर। अब नॉर्मल का तो वर्क है ही नहीं, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा डिस्प्लेसमेंट के, तो यहां भी वर्क डन बाय टेंशन आ गया नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय mg यानी कि चेंज इन जीपी, और यहां भी वर्क डन बाय टेंशन आ गया
नेगेटिव ऑफ चेंज इन mg यानी कि चेंज इन gp, और gp में चेंज दोनों में सेम हुआ है, तो इसलिए टेंशन का वर्क जो है वो बिल्कुल ही सेम होगा। मतलब इसमें कुछ वर्क एनर्जी थ्योरम का हमने यूज कर लिया, कुछ वो पोटेंशियल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट का कि वर्क कैसे निकलता है कंजर्वेटिव फोर्स का। आगे भी समझ? यस सर। ठीक है, और कोई डाउट बचा हो इस पेपर में तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, ग्राफ वाला क्वेश्चन और बता देंगे 23 मेरे वाला कौन सा ग्राफ कह रहे हो क्या? ग्राफ क्या? ग्राफ वाला कौन सा है? 23 वाला। मेरे को सुना आप वाला, आपने कहा ग्राफ वाला। चलो 23 वाला देखते हैं। 23वां है कि ग्राफ बिटवीन log p एंड ln k, ln p और ln k में ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 23। तो ये तो हम जानते हैं कि p होता है √2mk, ये रिलेशन तो सभी को पता है, हाँ भी बोलो, है ना। अब ln p और ln k बनाना है आपको यहां से, तो ये आपका बना, मैंने दोनों साइड log लिया, ln p ln ऑफ √2m इंटू √k, मैंने इनको यूं अलग अलग कर लिया। अब log a इंटू log b क्या होता है? log a प्लस log b। log a प्लस log b, log a इंटू b, log a प्लस log b। आपने इसको ओपन किया, ln ऑफ √2m ये कांस्टेंट टर्म, प्लस ln ऑफ √k का मतलब है k की पावर हाफ। तो देखो ln p वो पावर हाफ आगे आएगी, हाफ ऑफ ln k प्लस ln ऑफ √2m। एक बार ये बताओ क्या इक्वेशन यहां तक समझ आई? यस सर। अब मुझे जो ग्राफ बनाना है, इधर तो लेना है ln p और इधर लेना है ln k, तो आप इसको y बोल देंगे और इसको x बोल देंगे। तो ये इक्वेशन देखो आप, ये पूरा y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट जो ना k पे डिपेंड करे। तो ये क्या y इक्वल टू mx प्लस c टाइप की इक्वेशन आ गई है कि नहीं? यस सर। और क्या उसका c 0 आ रहा है? नो सर। देखो ये 0 हो भी सकता है, लेकिन हमें कहीं दिया नहीं गया है कि इसका मास हाफ है। क्या इसमें मास हाफ गिवन है क्या? बताओ। अगर मास हाफ होता तो हाफ से 2 कटता 1, और log 1 कितना होता है? log 1 0, लेकिन ऐसी कोई जानकारी है नहीं, तो ये कुछ भी हो सकता है, और स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि कुछ इस तरह का। समझ गए हो? यस सर। अब इसमें एक ऐसा मिलता जुलता आपको ए ऑप्शन दिख रहा है, हाँ। वो तब होता अगर एक और कंडीशन दी होती, m भाई कितना ले लो, हाफ। तो जो आपका ग्राफ है ln p का और ln k का, अब ये ग्राफ इस तरीके से यूं जा रहा होता। ये log वाले जो ग्राफ है ना यार, ये मतलब कई बार आते रहते हैं, लगभग हर चैप्टर में किसी न किसी रिलेशन में वो लोग देके ये चीजें पूछ ही देते हैं। और कोई डाउट? नो सर। चलिए ठीक है, आपने लगभग अपना पेपर तो आज ही डिस्कस करवा ही लिया, पेपर देते ही। और एक सेकेंड, मैं ये भी सेंड कर देता हूँ आपको। एक मिनट बस, फिर हम क्लास को ऑफ करें ना। सर स्पीड में कैसे इम्प्रूवमेंट की जाए? क्या स्पीड क्या? एक पेपर करने की स्पीड कैसे इम्प्रूव की जाए सर? टाइम। अरे चलिए ये बातें हम करेंगे, बाद में करेंगे, है ना। अभी मैं एक और क्लास है मेरी, इसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। अभी मैं ऑफ करूं फिर क्लास? यस सर। ठीक है चलो।